तो बच्चों आज की जो क्लास है हमारी वो चौथी क्लास है मेंसुरेशन की, ठीक है। और इससे पहले हमने टोटल मेंसुरेशन की 3 क्लास कर ली, जिसमें हमने समबाहु त्रिभुज के बारे में समझा था, और जिसमें समबाहु त्रिभुज के बारे में हमने पढ़ा था कि किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी स्थित बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाइयां अगर h1, h2, h3 दे रखी हो तो तब हमसे 3 सवाल क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में पूछ सकता है कि किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी अगर लंबों की लंबाइयां दे रखी हो, जिसका फॉर्मूला हमने बताया था कि h1 प्लस h2 प्लस h3। और दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसी समबाहु त्रिभुज की साइड का फॉर्मूला क्या होगा, मतलब साइड क्या होगी। तो फॉर्मूला क्या था, 2/√3 h1 प्लस h2 प्लस h3, है ना, ब्रैकेट के अंदर। और तुमसे पूछ सकता है तीसरा क्वेश्चन कि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा अगर हमें h1, h2, h3 दे रखी होगी। तो फॉर्मूला क्या होगा, 1/√3 इंटू h1 प्लस h2 प्लस h3 का होल स्क्वायर। या फिर तुमसे पूछ सकता है किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो परिमाप निकालने के लिए हमेशा हमें क्या चाहिए, समबाहु त्रिभुज की साइड, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप का फॉर्मूला होगा वो होगा 3 इंटू साइड। और साइड का फॉर्मूला तुम्हें बता ही रखा है कि 2/√3 इंटू h1 प्लस h2 प्लस h3, ठीक है बच्चों। तो इसी क्लास को, मतलब चौथी क्लास को तीसरी क्लास से कनेक्ट करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 20 से आज की क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने आ चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में जो आपका आंसर आया वो आया तुम्हारा 72√3, जो कि बिल्कुल गलत जवाब है। और किसी बच्चे का आंसर आया भाई, कितना है, 48.38√3, है ना, वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए किसी समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत स्थित एक बिंदु से उसकी भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाइयां 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमें लंबों की लंबाइयां दे रखी है, ठीक है। h1 3 सेंटीमीटर है, h2 4 सेंटीमीटर है और h3 कितनी है, 5 सेंटीमीटर। बात समझ में आई। तो लंबों की लंबाई, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, बताओ जल्दी से। एरिया का फॉर्मूला होगा 1/√3 इंटू h1 प्लस h2 प्लस h3 का होल स्क्वायर। तो ये जिस बच्चे के डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो वो डायरेक्ट जो है इस सवाल को कर सकता है जल्दी से, ठीक है ना। ये मान लो एक तरीके से ये फॉर्मूले पर भी बेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे 1/√3 इंटू h1 प्लस h2 प्लस h3, यानी कि 4 और 3 7, 7 और 5 12, और 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 होगा। बोलो बात सही है क्या, 12 का स्क्वायर करोगे तो कितना, 144 होगा। और 144 का मतलब क्या होगा बच्चों, 48 तिये 144, 48 तिये 144, यानी कि ये कटेगा कितनी बार, ये कटेगा बच्चों 48√3 बार। तो इसका मतलब इस सवाल का जो उत्तर होगा 48√3 वर्ग सेंटीमीटर होगा, वर्ग सेंटीमीटर। तो इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन ए, न कि ऑप्शन सी। क्लियर हुई बात। तो यहां तक बताओ किसी बच्चे को कोई डाउट है। हालांकि ये चीज हमने पिछली क्लास में सीख ली थी, क्लास 3 में, और इसी को कनेक्ट करते हुए क्लास 4 को क्लास 3 से, तो ये क्वेश्चन मैंने करवाया क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो एक छोटा सा कंसेप्ट और पढ़ने वाला है, उसके बाद हम पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज के बाद हम पढ़ेंगे साथ में ट्रिपलेट के बारे में पढ़ेंगे, और इसी के साथ साथ हम समद्विबाहु त्रिभुज, और समद्विबाहु त्रिभुज के साथ हम पढ़ेंगे स्केलिन ट्रायंगल यानी कि विषमबाहु त्रिभुज। तो एक एग्जांपल के साथ इस क्लास को अब शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लिया होगा तुमने, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या होगा देखिएगा, एग्जांपल लिख लो एक कॉपी में। तो एग्जांपल है भाई, मैं देखना चाहूंगा कि इस सवाल का उत्तर कौन बच्चा दे सकता है। मान के चलो ये हमारा कोई ट्रायंगल है, ये हमारा कोई त्रिभुज है ना, ये ए बी और सी, और इसमें इस साइड की लंबाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर और इस साइड की लंबाई दे रखी है 18 सेंटीमीटर, और ये जो एंगल दे रखा है, एंगल है ये दे रखा है 30 डिग्री। और मान के चलो मैं तुमसे पूछ लूं कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो कोई बच्चा इस सवाल का जवाब दे सकता है, जल्दी बताओ। कोई ट्रायंगल एबीसी है जिसमें AB 15 सेंटीमीटर है, AC 18 सेंटीमीटर है और एंगल A 30 डिग्री है, और तुमसे पूछ लेगा कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। जल्दी बताओ, कोई बच्चा बताएगा, नहीं बता सकता, चलो बताओ। तब तक मैं तुम्हें समझा दूं, एक छोटा सा कंसेप्ट है इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए कंसेप्ट क्या है वो समझ लो एक बार। देखिए भाई, ये तुम्हें हमेशा याद रखना है। मान के चलो कोई ट्रायंगल है, कोई भी
कैसा भी ट्राइंगल हो, कैसा भी, है ना, एक्स वाई जेड कैसा भी ट्राइंगल हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुम देखेगा, मान के चलो ये एंगल हमें थीटा दे रखा हो और ये साइड हमारी ए है और ये साइड हमारी बी है, और तुमसे एरिया पूछ ले, क्या पूछ ले, एरिया पूछ ले। तो एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 1/2 ए बी साइन थीटा, 1/2 ए बी साइन थीटा। ये बात तुम्हें हमेशा याद रखनी है। ट्राइंगल चाहे कैसा भी हो, मैं क्या कह रहा हूं बार बार, ट्राइंगल चाहे कैसा भी हो, विषमबाहु त्रिभुज हो यानी कि स्केलेन ट्राइंगल हो, या समद्विबाहु त्रिभुज हो, आइसोसेल्स ट्राइंगल हो, या इक्विलेटरल ट्राइंगल हो यानी कि समबाहु त्रिभुज हो, कैसा भी त्रिभुज हो, समझ रहे बात को। तो हमेशा एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 ए बी साइन थीटा, यानी कि इन दो साइड के द्वारा जो बनाया गया कोण होगा ना, है ना, वही लेना है तुम्हें साइन थीटा। तो इन दो भुजाओं के द्वारा बना हुआ है ये थीटा, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहाँ पे हमें निकालना है एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला तुम्हें पता चल चुका, 1/2 ए बी साइन थीटा, क्लियर होगी बात। तो 1/2 इंटू 15 इंटू 18 इंटू साइन 30। अब ये बताओ, किसी बच्चे को पता है साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 की वैल्यू 1/2, सबको पता है साइन 30 की वैल्यू 1/2, ठीक है। 2 9 18, तो 15 निम्मा 135 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 2 से डिवाइड करोगे, 2 चिक 12, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, तो 67.5 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग सेंटीमीटर इस सवाल का उत्तर होगा। तो मेरा इस सवाल को कराने का मेन मकसद ये था कि तुम्हें इस फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए। बात समझ में आई कि किसी भी, कई बार हो ना, एग्जामिनर क्या करेगा, वो तुम्हें ना तो ये बताएगा कि समबाहु त्रिभुज है, ना ये बताएगा कि समद्विबाहु त्रिभुज है, ना ये बताएगा कि ये विषमबाहु त्रिभुज है। वो डायरेक्ट क्या करेगा, कोई भी दो साइड दे देगा, और कोई भी दो साइड देकर तुम और एक कोण दे देगा, उन दोनों साइड के द्वारा जो बनाया गया कोण होगा थीटा, कोई भी थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो डायरेक्ट एरिया पूछ लेगा। तो ये फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए कि एरिया का होगा 1/2 ए बी साइन थीटा, हमेशा साइन ही लेना है साथ में, क्लियर होगी बात, ठीक है। अब अपनी कॉपी पे हेडिंग लगा लो, राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज, ठीक है बच्चों। तो लगाओ जल्दी से, राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। भाई समकोण त्रिभुज के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके थोड़ा बहुत, जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था ट्राइंगल का, बात समझ में, तब भी हमने समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा था, ठीक है भाई, ध्यान दो यहाँ पे। अब समकोण त्रिभुज का तुम्हें पता ही है ना, समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होगा। देखो किसी भी त्रिभुज में टोटल कितने एंगल होते हैं, 3 एंगल होते हैं, और समकोण त्रिभुज में कोई भी एक एंगल हमेशा 90 डिग्री का होगा, बात समझ में आई। तो समकोण त्रिभुज कैसा होगा, जिसमें एक एंगल कोई भी 90 डिग्री का हो, बात समझ में आई। तो मान के चलो ये हमारा ए बी और सी, जिसमें एंगल सी क्या है, 90 डिग्री है, एंगल सी क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। ए के सामने की साइड क्या होगी, ए, और बी के सामने की साइड क्या होगी, बी, और सी के सामने की साइड क्या होगी, सी, सी के सामने की साइड क्या होगी, सी, ठीक है भाई। यहां पे ध्यान दो, इंक डाल देते हैं। तो ए के सामने की साइड ए, बी के सामने की साइड बी, सी के सामने की साइड सी। तो सबसे पहली बात तो तुम्हें ये बात पता ही है कि समकोण त्रिभुज में केवल और केवल समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस थ्योरम लगती है। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा बेस स्क्वायर यानी कि आधार का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर, बी स्क्वायर। ये बात सबको पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस यानी कि लंब का स्क्वायर, है ना। तो ये सबको पता है ना, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। केवल समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग होता है और इसका बहुत जगह यूज होगा, क्लियर होगी बात, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं समकोण त्रिभुज के एरिया की, तो भाई एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला अभी समझाया ना, क्या समझाया अभी कि एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 ए बी साइन थीटा। यानी कि अगर हमें ये एंगल पता हो तो
ये एंगल किन दो भुजाओं के द्वारा बनाया गया है, ए और बी, तो उन दो भुजाओं के गुणनफल का आधा इंटू साइन थीटा। बात समझ में आई? सेम काम यहाँ पे देख लो तुम, ये एंगल हमें पता है ना तो ये एंगल पता और ना ही ये एंगल पता। बात समझ में आई? तो ये जो एंगल है इसका मान कितना है, 90 डिग्री। क्लियर होगी बात? और ये भुजा कौन सी है, एक साइड ए है और एक साइड बी है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/2 ए बी साइन 90। मतलब बात सही है क्या, 1/2 ए बी साइन 90। अब ये बताओ साइन 90 की वैल्यू क्या है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। बात समझ में? साइन 90 की वैल्यू क्या होगी, 1, यानी कि 1। तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या हो गया भाई हमारा, 1/2 ए बी, 1/2 ए बी, ये एरिया का फॉर्मूला हो गया। अब ये जो ए है ये है क्या वास्तव में, ये तो बेस है, ये क्या है भाई, बेस है। और ये बी क्या है, ये परपेंडिकुलर यानी कि लंब है। तो इसका मतलब इसी से हमने इजाद कर लिया कि किसी भी समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा वो होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये बताओ ये सभी बच्चों को पता है कि नहीं, 1/2 बेस इंटू हाइट। और वैसे भी तुम्हें पता होना चाहिए था कि किसी भी समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला यही होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है ना? और किसी भी स्टैंडर्ड त्रिभुज का फॉर्मूला, यानी कि स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला होगा किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, वो भी तुम्हें मैंने शुरुआत में बताया था जब ट्रायंगल स्टार्ट किया था कि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। बात समझ में आई? अब समकोण त्रिभुज पढ़ने का मकसद हमारा क्या था, वो एक तो ये था कि तुम्हें ये बात पता हो कि पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, पहली चीज। दूसरी चीज हमें ये पता है कि ट्रिपलेट का जो प्रयोग होता है मेंसुरेशन में सबसे ज्यादा करते हैं हम, क्योंकि जो एग्जामिनर है ना, किसी भी ट्रायंगल की जो साइड दी जाती है वो अधिकतर यानी कि 90% की अगर मैं बात करूं तो 90% जो साइड होती है किसी भी ट्रायंगल की वो पाइथागोरन ट्रिपलेट को सेटिस्फाई करती है, यानी कि समकोण त्रिभुज बनाती है। ठीक है? अब मैं तुम्हें टोटल 10 ट्रिपलेट लिखवाने वाला हूं, पाइथागोरन ट्रिपलेट। वे तुम्हें याद होने चाहिए उसी क्रम में जिस क्रम में मैं लिखवाऊंगा। बात समझ में आई? और साथ साथ में मैं तुम्हें ट्रिपलेट बनाना भी सिखाऊंगा, किस तरीके से ट्रिपलेट बनता भी है। बात समझ में आई? तो चलिए सबसे पहले अब तुम एक काम करो, लिख दो छोटा सा हेडिंग इसी के अंदर, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है? अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट है क्या, इसका मतलब क्या होगा, अभी तुम सब चीज सीख जाओगे। पहले लिख लो पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन कौन से हैं। बात समझ में आई? देखिएगा, तो सबसे पहले लिखिए 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5, ये पहला पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। ठीक है ना? दूसरा लिखेगा 5 12 13, पहले लिख लो फिर समझाऊंगा, है ना? पहले लिखो 3 4 5, दूसरा है 5 12 13, और तीसरा है 7 24 25, और चौथा कौन सा होगा 8 15 17, और पांचवा 9 40 41। बहुत बढ़िया, याद कर रखिए इसका मतलब। छठा 11 60 61, और सातवां 12 35 37, और आठवां 16 63 65, और नौवां 20 21 29, और 10वां 28 45 53। ठीक है भाई, तुम्हारे 10 के 10 याद है सौरभ? ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो भाई ये जो 10 के 10 ट्रिपलेट है ये तुम्हें याद होने चाहिए। और तुम्हें ये बात बता दूं, इन ट्रिपलेट का प्रयोग हम रीजनिंग में भी, जब डायरेक्शन टेस्ट वाला चैप्टर पढ़ते हैं ना, डायरेक्शन टेस्ट याद है, तो उसमें भी हम ट्रिपलेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है? और मेंसुरेशन में अधिकतर इन 10 ट्रिपलेट का ही प्रयोग होता है। ठीक है? और डायरेक्शन टेस्ट की मैं बात करूं तो डायरेक्शन टेस्ट में बस पहले 4 से काम चल जाए हमारा। ठीक है? अब ध्यान दो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब क्या है। देखिए, पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब है कि जो इधर वाली साइड होगी ना, ये क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। ये क्या होती है, हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण होती है। और इनमें से एक बेस है और एक परपेंडिकुलर है, एक बेस है और एक परपेंडिकुलर है। और तुम्हें पता है कि पाइथागोरियन जो पाइथागोरस जो प्रमेय है वो क्या होते हैं, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, यानी कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के। यानी कि अगर मैं 3 को थोड़ी देर के लिए बेस मान लूं
और ये हमारा 4 परपेंडिकुलर यानी कि लंब है, और ये 5 हमारा कर्ण है। तो इसका मतलब 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 16 और 9 25, 25 किसके बराबर होगा? 5 के स्क्वायर 25 के बराबर होगा। बात सही है, समझ में आ रही बात? ये सी स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर, और ए स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर, और बी स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई करते हैं जितने भी ये 10 के 10 ट्रिपलेट है। बात समझ में आई? इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम्हें ये बोल दिया जाए, मैं तुमसे ही पूछ रहा हूं, अगर तुम्हें ये बात बोल दी जाए कि कोई त्रिभुज है जिसकी 2 साइड 3 4 है, तो बताइए तीसरी भुजा क्या होगी? तो तुम्हारे दिमाग में एकदम से ऑटोमेटिक आएगा कि 5 होगी। और तुमसे अगर ये पूछ लिया जाए कि तुम्हारी कोई भी ट्रायंगल हो, उसकी साइड एक 3 सेंटीमीटर है और एक 4 सेंटीमीटर है, तो बताइए त्रिभुज कैसा है? तो त्रिभुज कैसा होगा? समकोण त्रिभुज। क्योंकि ये बात तुमने पढ़ ली कि अगर किसी त्रिभुज की साइड 3 4 है तो तीसरी साइड 5 अपना आप ही हो जाएगी। बात समझ में आई? ठीक है। या फिर कोई 2 साइड 4 5 हो तो पहले वाली साइड कितनी होगी? 3 होगी। या फिर तुम्हें दे दी जाए 3 5, त्रिभुज की कोई 2 साइड दे दी 3 5, तो तीसरी साइड क्या होगी? फिर वो 4 होगी। बात समझ में आई? इसी तरीके से 5 12 को देख के 13 का ध्यान आना चाहिए, और 12 13 को देख के 5 का ध्यान आना चाहिए। बात समझ में आई? तो ये इसी क्रम में तुम्हें याद होने चाहिए 10 के 10 पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्लियर है मेरी बात? यहां तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? क्लियर होगी ना बात यहां तक? अब आगे बढ़ो। अब मैं ये कहूंगा कि कोई भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो, अगर तुम उसमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, तो जो नंबर तुम्हें मिलने वाले हैं वो भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही बनते हैं। जैसे इस बात को समझिए भाई, मान के चलो मैं ये कह दूं तुम्हें कि 3 4 5 ये कोई ट्राइंगल है समकोण त्रिभुज। ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, और ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, 3 4 5 साइड वाला एक समकोण त्रिभुज है, और मैं इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दूं भाई? 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। किससे कर दूं? 2 से। तो ये कितनी होगी? 2 3 6, और ये कितनी होगी? 2 चौक 8, और ये कितनी होगी? 2 पंजे 10। इसका मतलब एक नया जो ट्राइंगल बनेगा वो बनेगा 6 8 10 वाला। तो 6 8 10 भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही होगा। ये भी पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, 64 और 36 क्या होगा? 100, और 100 किसका स्क्वायर होगा? 10 का स्क्वायर होगा। और यही तो पढ़ा हमने पाइथागोरस थ्योरम में कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर किसके होगा? हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। बात समझिए, अगर ऐसा है तो त्रिभुज कैसा होगा? समकोण त्रिभुज होगा। क्लियर होगी बात यहाँ पे? ठीक है, तो लिखना चाहो नोट करके लिख लो इस बात को, तो लिखिएगा फटाफट, लिखो फटाफट। किसी भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट में यदि हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, लिखिए, किसी भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट में, किसी भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट में, किसी भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट में यदि हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वह भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही बनता है। वह भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही बनता है। बात समझ में आई? तो वो भी क्या बनेगा भाई? पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही बनेगा। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं? जैसे 5 12 13 ये एक समकोण त्रिभुज को सेटिस्फाई करता है, एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अब मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं किसकी? 3 की मल्टीप्लाई कर दूं तो 13 3 39, 12 3 36, 5 3 15, तो 15 36 और 39 भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही बनेगा। ये भी समकोण त्रिभुज को सेटिस्फाई करेगा, ये भी पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई करेगा। बात समझ में आई? कई बार होता क्या है, तुम्हें किसी त्रिभुज की 3 अलग अलग साइड दे देगा, किसी भी त्रिभुज की 3 अलग अलग साइड दे देगा, जैसे कि 15 सेंटीमीटर
36 सेंटीमीटर और 39 सेंटीमीटर, और तुम्हें बोल देगा कि भाई इसका क्षेत्रफल बताओ क्या होगा। अब कई बच्चे तो क्या करेंगे कि भाई त्रिभुज कैसा हुआ, विषमबाहु त्रिभुज हुआ। विषमबाहु मतलब जिसके तीनों भुजाएं अलग अलग होगी तो वो स्केलेन ट्रायंगल कहलाएगा, विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का अलग फॉर्मूला है जिसका नाम है हीरोन्स फॉर्मूला। तो कई बार बच्चा क्या करेगा, जब तीन अलग अलग साइड देखेगा तो उसे लगेगा कि भाई ये तो विषमबाहु त्रिभुज हुआ, तो इसका क्षेत्रफल में हीरोन्स फॉर्मूला लगा देते हैं, s इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी का अंडर रूट। तो उससे ना क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होगा, आंसर तो निकलेगा लेकिन थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। तो जब भी तुम्हें तीन अलग अलग साइड दे रखी हो, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये की पॉइंट है क्षेत्रफल निकालने का। जब भी तुम्हें तीन अलग अलग साइड दे रखी हो तो हीरोन्स फॉर्मूला लगाने से पहले एक बार ये चेक जरूर कर लिया करो कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज तो नहीं है, त्रिभुज पाइथागोरन ट्रिपलेट तो नहीं बना रहा उसकी साइड। अगर पाइथागोरन ट्रिपलेट बनती है तो इसका मतलब वो समकोण त्रिभुज होगा, यानी कि विषमबाहु समकोण त्रिभुज हम उसको कह सकते हैं। तीन साइड अलग अलग है तो विषमबाहु समकोण त्रिभुज हम उसको कह सकते हैं। बात समझ में आई? तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला अभी मैंने तुम्हें बताया 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना तो 15 गुणा 36/2 ही तो करना। बात समझ में? 15 गुणा 36/2 हमारा आंसर मिल जाएगा। क्लियर होगी बात? तो इतनी बात बताओ समझ में आई कि नहीं? तो मेरे साथ साथ बोलो ये 10 के 10 पाइथागोरन ट्रिपलेट। पहले बोलो 3 4 5, 3 4 3 4 5 12 5 12 7 24 7 24 8 15 8 15 9 40 9 40 9 40 11 60 11 60 12 35 12 35 12 35 16 63 16 63 16 63 20 21 20 21 28 45 28 45। मान के चलो अगर तुम्हें किसी त्रिभुज की साइड 63 और 65 दे रखी हो और तुमसे पूछ लिया जाए कि बताइए त्रिभुज कैसा है या त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा है, तो 63 और 65 को देखते दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए कि जो तीसरी साइड बची है वो 16 होगी। बात समझ में आई? अगर तुम अपना क्वेश्चन को स्पीड पे करना चाहते हो, जल्दी से करना चाहते हो, तो ये 10 ट्रिपलेट तुम्हें याद करने ही करने पड़ेंगे। बात समझ में आई? क्योंकि तुम जब 3D पढ़ोगे ना, यानी कि आयतन पढ़ोगे, आयतन में तुम कोण पढ़ोगे, शंकु पढ़ोगे, तो शंकु में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ट्रिपलेट है 7 24 25। कारण क्योंकि 7 सेंटीमीटर अधिकतर त्रिज्या मानी जा, है ना। 7 का मल्टीपल देगा एग्जामिनर, या 14 दे देगा, 21 सेंटीमीटर दे देगा, तो 7 24 25 का बहुत बड़ा योगदान है कोण वाले सवाल में। तो इसलिए इन ट्रिपलेट का यूज जो है 2D और 3D के अलावा और भी कई जगह होता है। बात समझ में आई? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नोट कर लिया तुमने? सब नोट कर लिया ना? ठीक है। तो अब अपनी कॉपी पे लिखिएगा ट्रिपलेट बनते कैसे हैं, कुछ एग्जांपल के साथ लिखिएगा ट्रिपलेट बनते कैसे हैं। ध्यान दो, अब मैं तुम्हें ट्रिपलेट बनाना सिखा रहा, ट्रिपलेट बनते कैसे हैं। ठीक है, देखिएगा भाई ट्रिपलेट ना 2 नंबर के तहत बनते हैं। एक तो होता है इवन नंबर, एक होता है ऑड नंबर। इवन नंबर होगा तो ट्रिपलेट कैसे बनेगा, ऑड नंबर होगा तो ट्रिपलेट कैसे बनेगा, सीख लिए। ठीक है, मान के चलो इवन नंबर के लिए हम बना रहे हैं इवन नंबर। बात को समझो, इवन नंबर में हमने पढ़ा, देखिए यहाँ पे भाई 3 5 7 ये सारे ऑड नंबर है, तो 8 एक क्या है, इवन नंबर है, तो 8 को बनाने की कोशिश करेंगे तो 8 का ट्रिपलेट बनेगा कैसे। तो ये 8 एक इवन नंबर है, 8 एक इवन नंबर है, सम संख्या है। तो बनाने के लिए क्या करना होगा, जिस नंबर का भी तुम्हें ट्रिपलेट बनाना है उस नंबर का स्क्वायर करो। पहले क्या करोगे, स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64। 64 का अब आधा कर दो। स्क्वायर करने के बाद क्या कर दोगे, आधा कर दोगे। स्क्वायर करने के बाद क्या करोगे, हाफ कर दोगे, इसका आधा कर दोगे। तो क्या हो गया भाई 32। अब इस 32 को ना, इस 32 को 2 के अंतर पे ब्रेक करना है। मैंने क्या बोल रहा, इस 32 को 2 के डिफरेंस पे ब्रेक करना है, 2 के अंतर पे तोड़ना है। बात समझ में? किस तरीके से देखिएगा, तोड़ने का तरीका मैं तुम्हें बता दूंगा। हमें अगर 2 के अंतर पे तोड़ना है तो 32 में से पहले ही 2 कम कर दो, 32 में से पहले ही 2 कम कर दो, कितना हो गया 30। अब 30 को बराबर बराबर बांट दो, अब 30 को बराबर बराबर बांट दो, 15 15 ये 15 हो गया। लेकिन 15 15 करते तो बराबर बराबर हो जाएंगे, अंतर 0 हो जाएगा। हमें 2 के अंतर पे रखना था, तो एक 15 है तो 2 जोड़ दो इसमें 17। तो ये बताओ 8 15 17, 8 15 17 ट्रिपलेट बना या नहीं बना, बन गया कि नहीं। तो इस तरीके से ट्रिपलेट बनते हैं। एक नंबर और उठा लो, 9 11 12, 12 उठा लेते हैं पहले, है ना।
तो ये 12 है। अगर हमें 12 का ट्रिपलेट बनाना है तो किस तरीके से बनेगा, ध्यान दो। सबसे पहले क्या करोगे, जिस नंबर का, जिस इवन नंबर का तुम्हें ट्रिपलेट बनाना है उसका क्या कर दोगे, स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कर दिया, उसका कर दो आधा, है ना। 12 का स्क्वायर 144 हुआ। 144 का हाफ कितना, 72 यानी कि 72। तो 72 को किसके अंतर पे तोड़ोगे, 2 के अंतर पे तोड़ोगे। 72 को कितने अंतर पे तोड़ोगे, 2 के डिफरेंस पे तोड़ोगे। तो यानी कि पहले ही 2 कम कर लो, 70। 70 का आधा कितना, 35। 35 में 2 जोड़ दो तुरंत, 37। ये बताओ 35 37 ये आ गया, 12 35 37, 12 35 37 यही आया ना। तो इवन नंबर का ट्रिपलेट बनाने में कोई तकलीफ, कोई दुख तो नहीं होगा। अब समझ गए ना, इवन नंबर का ट्रिपलेट कैसे बनता है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को, चलिएगा। तो ये हुआ हमारे इवन नंबर का ट्रिपलेट। अब अगर मैं बात करूं किसी ऑड नंबर का ट्रिपलेट किस तरीके से बनेगा, ऑड नंबर का अगर ट्रिपलेट बनाना है तो कैसे बनेगा, देखिएगा। 3 5 7 9, 9 का बना लेते हैं क्योंकि छोटे छोटे नंबर है, 9 का बनाते हैं, 9 पे काम करेंगे पहले, ठीक है। तो 9 का देखिएगा, अगर हमें 9 का ट्रिपलेट बनाना है तो सबसे पहले क्या करोगे, जिस नंबर का ट्रिपलेट बनाना हो उसका कर दो स्क्वायर। तो 9 का क्या करोगे, 9 का क्या करोगे, स्क्वायर। ये कर दिया 9 का स्क्वायर, लो 81 लिख दिया यहाँ पे, 9 का कर दिया भाई हमने स्क्वायर। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या। तो ऑड नंबर के ट्रिपलेट बनाते समय स्क्वायर करने के बाद आधा नहीं किया जाता, इसका आधा नहीं करना, केवल आधा करना है इवन नंबर का। ऑड नंबर का स्क्वायर करके हाफ नहीं करना, आधा नहीं करना। बात समझ में आई। तो जिस तरीके से यहाँ पे हमने 2 के अंतर पे तोड़ा था इसको किस पे तोड़ोगे, 1 के अंतर पे तोड़ोगे। तो पहले ही हमने क्या कर लिया, 1 कम कर लिया, क्या बचा 80। 80 का क्या कर लो, आधा। 80 का आधा यानी कि 40, 40 और 1 41। तो बताओ 9 40 41 ये आगे निकल के 9 40 41, 9 40 41, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं 11 का ट्रिपलेट बनाना है, मान के चलो, तो 11 का ट्रिपलेट अगर हमें बनाना है तो 11 का क्या कर दोगे भाई, 11 का कर दोगे स्क्वायर। और इस स्क्वायर करने के बाद 1 के अंतर पे तोड़ना है, तो 1 के अंतर पे तोड़ोगे तो 120 यानी कि 1 कम कर लो पहले ही। 120 का आधा कितना, 60, और 60 में 1 जोड़ दोगे तो 61। तो बताओ 11 60 61 ही आया क्या, 11 60 61। यानी कि तुम किसी भी नंबर का ट्रिपलेट बना सकते हो, चाहे वो ऑड नंबर हो चाहे वो इवन नंबर हो। केवल तरीके तुम्हें पता होना चाहिए कि ऑड नंबर का ट्रिपलेट कैसे बनेगा। ऑड नंबर के ट्रिपलेट में वर्ग करके, स्क्वायर करके आधा नहीं करते, इवन नंबर के ट्रिपलेट में वर्ग करके आधा करते हैं, और जो नंबर बचेगा फिर उसको 2 के अंतर में ब्रेक करते हैं। यहाँ पे क्या करोगे, 1 के अंतर में ब्रेक करोगे। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर होगी ना बात, ठीक है। हाँ क्या 20 का, देखो 20 21 29 अपने आप में एक ट्रिपलेट है, लेकिन तुम 20 का बढ़ाओगे तो दूसरा बनेगा, क्योंकि एक नंबर के 2 से ज्यादा भी बन सकते हैं कई बार, जरूरी नहीं कि तुम 20 21 29 से बनेगा तुम्हारा, समझ रहे बात को। तो वो भी चीज है, ठीक है। अब इसके बाद समझो, अब इसके बाद मैं तुम्हें यहाँ पे 3 ट्रायंगल बना के दिखा रहा हूं। 3 ट्रायंगल को समझना है, बात को समझो भाई। 3 ट्रायंगल समझना है। 3 ट्रायंगल कौन से होंगे, ध्यान दो भाई। एक ट्रायंगल तो ये होगा समकोण त्रिभुज है, ये कोई समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। ये क्या है, 30 डिग्री है। तो ये क्या बचेगा, 60 डिग्री बचेगा, क्योंकि किसी भी समकोण त्रिभुज या कोई भी त्रिभुज हो उसके तीनों कोणों का योगफल 180 होगा। तो ये ऑलरेडी 90 है, तो इन दोनों का योग भी 90 होना चाहिए। 60 और 30 90 हो गया, क्लियर होगी बात। एक त्रिभुज तो हमारा ये हो गया भाई, एक त्रिभुज तो हमारा ये हो गया, ठीक है। यहां लिख रहा हूं पहला त्रिभुज, ठीक है भाई। दूसरा त्रिभुज देखिए क्या होगा, दूसरा त्रिभुज हमारा ये होगा, ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये इधर क्या होगा, 30 डिग्री होगा, सीधी सी बात है। ये हमारा दूसरा त्रिभुज होगा, क्लियर होगी बात। तीसरा त्रिभुज क्या हो सकता है, तीसरा त्रिभुज को यहाँ पे देखना। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि ये 90 डिग्री है और मैं बोल दूं कि ये 45 डिग्री है। ये कितना डिग्री है, 45 डिग्री। तो ये कितना होगा, अरे 45 ही होगा ना। ये कितना होगा, 45 ही होगा ना। तो अगर किसी त्रिभुज में कोई 2 कोण समान हो, अगर किसी त्रिभुज में कोई 2 एंगल इक्वल हो जाए तो इसका मतलब वो आइसोसेल्स ट्रायंगल कहलाता है। बात समझ में आई। क्यों, क्योंकि वो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहलाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण भी है इसके अंदर। तो दो कोण बराबर है, तो 2 भुजाएं भी क्या होगी, 2 साइड भी क्या होगी, आपस में बराबर होगी। यानी कि इस एंगल के सामने वाली साइड है ये और इस एंगल के सामने वाली साइड है ये।
तो ये दोनों साइड भी क्या होगी, बराबर होगी। तो इसको हम बोलते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। अब इसके लिए तुम्हें याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। क्यों, क्योंकि हम रीजनिंग में जब पढ़ते हैं डायरेक्शन टेस्ट, तो वहां पे भी हम इस वाले कंसेप्ट का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आई, ठीक है। देखिएगा, अब हमें पता है कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये साइड क्या है, आपस में बराबर है। अगर बराबर है, मैं थोड़ी देर के लिए इसको एक मान लूं, तो ये भी क्या होगा, एक होगा। तो अब तुम इसमें पाइथागोरस लगाओ जरा। पाइथागोरस कहती है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर एक और एक का स्क्वायर एक, यानी कि एक का स्क्वायर एक, इस एक का स्क्वायर एक प्लस एक का स्क्वायर एक, और इसका कर दोगे वर्गमूल, क्या बनेगा, कर्ण। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, √2 आई कि नहीं, इसकी वैल्यू कितनी है, √2। तो तुम्हें ये बात सीखनी है कि अगर कोई समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो, तो ये अगर एक है, ये एक है, तो ये √2 होगा। ये 2 है, ये 2 है, तो ये 2 √2 होगा। ये 3 है, ये 3 है, तो ये 3 √2 होगा। कहने का मतलब ये अगर x है और ये x है, तो ये क्या होगा भाई, x √2 होगा। अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा, तो ये 20 √2 होगा। क्लियर होगी मेरी बात, ठीक है। ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की मैं बात कर रहा हूं, इसको हम बोलते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, बात समझ में आई, ठीक है। अब इसके बारे में तो हमने समझ लिया, ये तीसरे वाला ट्रायंगल था, तीसरे वाली कंडीशन थी भाई हमारी, ये तीसरी कंडीशन थी। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। अब 2 कंडीशन हमारे पास अभी भी बची हुई है, इसको समझ लो। है तो एक ही मतलब ही है, ठीक है ना। देखिए कैसे भाई, ये बताओ, अभी थोड़ी देर पहले तुमने ये बताया sin 30 का मान 1/2 होता है, sin 30 का मान 1/2। और तुमने 9th क्लास में ये भी पढ़ा होगा कि sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। पढ़ा होगा कि नहीं। sin 30 का मान 1/2, यानी कि अगर ये 1 है ना, तो ये क्या होगा, 2 होगा। sin 30 के सामने, मतलब 30 एंगल 30 के सामने की जो साइड होगी वो 1 होगी, और इसका जो कर्ण होगा वो कितना होगा, 2 होगा। तो जब तुम इसमें पाइथागोरस लगाओगे तो ये क्या होगी, √3 होगी। अब तुम चाहे बाकी चीज याद रखो चाहे मत रखो, बस ये बात याद रखना कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है और उसमें 30 और 60, एक कोण 30 है, तो अपने आप ही ऑटोमेटिक दूसरा जो कोण बचा होगा वो 60 डिग्री का होगा। तो 30 के सामने की साइड का जो रेशियो होगा वो 1 यूनिट होगा, और 60 के सामने की साइड का रेशियो √3 होगा, और हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने की साइड क्या होगी, 2 होगी। और तुम्हें पता किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री सबसे बड़ा एंगल होगा, है ना, और सबसे बड़े एंगल के सामने की साइड भी क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। तो 2 अपने आप में √3 से भी बड़ी है और 1 से भी बड़ी है। क्लियर होगी बात। तो कर्ण तो हमेशा 2 होगा ही होगा, यहाँ 60 है यहाँ 30 है, तो कर्ण तो भाई हमेशा क्या होगा, 2 होगा ही होगा। 60 के सामने की साइड क्या होती है, √3, और 30 के सामने की साइड क्या होती है, 1। याद रखोगे, ये रेशियो दिया मैंने तुम्हें किसी समकोण त्रिभुज का जिसके अंदर एक एंगल 30 डिग्री का होगा। बात समझ में आई। तो उस त्रिभुज के भुजाओं का जो अनुपात है वो 1/2 है। √3 कैसा आया भाई, ये बता दूं मैं। ये sin 30 1/2, लंब बटे कर्ण 1 और 2, तुम लगाओगे इसमें पाइथागोरस। भाई कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमें अगर आधार का स्क्वायर चाहिए, आधार ही चाहिए, तो क्या करेंगे, कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटाओगे, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर घटाओगे। 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, 4 में से 1 कम कर दोगे 3, लेकिन हमें आधार का स्क्वायर नहीं चाहिए, आधार ही चाहिए, तो वर्गमूल करना पड़ेगा √3। क्लियर है मेरी बात। तो इसमें हमने पाइथागोरस लगाया, बस और कुछ नहीं लगाया। अब तुम्हें डायरेक्ट याद रखना है, कहने का मतलब है ये क्वेश्चन को जल्दी करने की अप्रोच है। अगर कोई समकोण त्रिभुज हो जिसमें कोई एंगल 60 डिग्री दे रखा हो या 30 डिग्री दे रखा हो, तो उस त्रिभुज की साइड का रेशियो है ये 1/2 √3। बात समझ में, याद रखोगे। और इसका यूज हम बहुत ज्यादा करते हैं, इस वाले ट्रायंगल का यूज हम सबसे ज्यादा करते हैं, ठीक है ना। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का यूज कि ये 1 है, ये 1 है तो ये √2 होगा, ये x है तो ये x है तो ये x √2 होगा, ये 10 है तो ये भी कितना 10, तो ये 10 √2 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। क्लियर हो गया भाई बात, है ना। अब इसके बाद हम जो पढ़ेंगे उसका नाम है समद्विबाहु त्रिभुज। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो हेडिंग लगा लो, अगला जो हमारा ट्रायंगल होगा वो होगा समद्विबाहु त्रिभुज। रफ कर दोगे इसको। हाँ, कौन सा समरूप,
अरे समरूप यानी कि सिमिलरिटी की बात है, सिमिलरिटी होने के लिए दो ट्राइंगल का होना जरूरी है। बोल रहे ना समरूप सिमिलरिटी कि बेटा बाप का गया, तो वो है सिमिलरिटी। तो उसमें दो ट्राइंगल की आवश्यकता होगी कि एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के जैसा दिखता है, ठीक है, वो सिमिलरिटी होती है। एक सर्वांग समता होता है जिसमें सारी चीजें सेम हो। समझ रहे बात को, वो बाद में बात करेंगे समरूपता की, अभी हम उस टॉपिक पर नहीं आए, ठीक है ना। चलिए अब अपने नोट नहीं करा अब तक, करो जल्दी। हाँ साइन थीटा, हाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस नहीं होता, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है साइन। साइन 60√3/2 हो बिल्कुल बेटे। साइन 60 ये रहा, इस एंगल के सामने जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर का काम करेगी। अब एंगल के सामने जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर का काम करती है। अगर हम इसको लेंगे एंगल को तो ये परपेंडिकुलर का काम करेगी, ये बेस का करेगी। और अगर हम इसको लेंगे एंगल को तो इसके सामने वाली साइड अब ये परपेंडिकुलर का काम करेगी, ये बेस का काम करेगी। तो साइन 60 यानी कि √3/2, समझ रहे बात को। तो यानी कि लंब बटे कर्ण, तो लंब ये रहा और कर्ण ये रहा। फिर क्लियर है मेरी बात। ये ट्रिग्नोमेट्री में 9th क्लास में आ जा सब कुछ, बात समझ में आई। हाँ 9th और 10th मतलब 9th में तो फॉर्मूले हमें रटने पड़े और 10th में और 11th में हमें समझना पड़े कि ये कैसा है। जैसे क्या बोल रहे हैं ना साइन 90 - थीटा, साइन 90 - थीटा, तो 9th क्लास में हम इसको रटते हैं 9th और 10th में, है ना। तो हम लोग 10th में लगभग 9th और 10th में आ जा, है ना। तो ये किस में बदलेगा बताओ, कॉस थीटा में। तो 10th क्लास में रटने पड़ते हैं हमें साइन 90 - थीटा बराबर कॉस थीटा। लेकिन हम 11th क्लास में जो है वो बना के ना चतुर्थांश, तब ये सारी चीजें समझी जा 11th में। और 11th क्लास में कम से कम 7-8 पेज में है ये पूरा का पूरा चतुर्थांश समझने के लिए। क्लियर है बात। जब कभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा ना तो पूरे एक प्लस के निशान पे समझा दूंगा सारी चीजें, ठीक है। नोट कर लिया भाई, कर लिया। अपनी कॉपी पे हेडिंग लगा लो अब, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेल्स ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल। देखो जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है समद्विबाहु, है ना। सम का मतलब समान, द्वि का मतलब और बाहु का मतलब भुजा। इसका मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी दो साइड समान हो, दो से ज्यादा समान ना हो, कोई भी दो साइड, ठीक है ना। तो यहां पे मैं बना देता हूं कोई ट्रायंगल इस तरीके से। तो भाई ये ट्रायंगल है हमारा ABC, A B और C। A के सामने की साइड A, B के सामने की साइड B और C के सामने की साइड C। तो सबसे पहला जो पॉइंट होगा जो तुम लिखोगे तो लिखेगा इसमें समद्विबाहु त्रिभुज की कोई भी दो भुजाएं, देखिए समद्विबाहु त्रिभुज की कोई भी दो भुजाएं समान होती है। जैसे कि मैंने यहां बोल दिया कि AB जो है वो AC के बराबर है। AB किसके बराबर है, AC के। तो पहला पॉइंट ये लिखना है समद्विबाहु त्रिभुज की, बात नहीं भाई, समद्विबाहु त्रिभुज की कोई भी दो भुजाएं हमेशा समान होती है, समान होती है। तो तुम देख पा रहे होंगे समद्विबाहु त्रिभुज की कोई भी दो भुजाएं हमेशा समान होती है। तो हमने AB को AC के बराबर कर रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे AB किसके बराबर है, AC के बराबर है। क्लियर होगी बात। दूसरा पॉइंट लिखेगा, देखिए अगर कोई भी दो भुजाएं समान है तो समान भुजाओं के द्वारा शीर्ष पर बने कोण भी समान होते हैं। मैंने क्या बोला, समान भुजाओं के द्वारा शीर्ष पर बने कोण भी समान होते हैं। तो AC और AB दोनों साइड के समान है, इक्वल है, बराबर है। तो समान भुजाओं के द्वारा शीर्ष पर बने कोण, तो इस साइड के द्वारा जो शीर्ष यानी कि वर्टेक्स पर जो बना हुआ कोण है वो एंगल B है, और इस AB साइड के द्वारा शीर्ष यानी कि वर्टेक्स पर बना कोण क्या है, C है। तो यानी कि एंगल C, तो ये भी क्या होंगे भाई, आपस में बराबर होंगे। तो ये बात लिख लो, समान भुजाओं के द्वारा शीर्ष पर बने कोण हमेशा समान होते हैं, ठीक है ना। समान भुजाओं के द्वारा
समान भुजाओं के द्वारा शीर्ष पर बने कोण हमेशा समान होते हैं। अब वे कौन कौन से है भाई? एंगल बी और एंगल सी। तो एंगल बी बराबर एंगल सी, एंगल बी बराबर एंगल सी। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी को इंट्रोडक्शन पार्ट जब किया था तब पढ़ लिया था, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तीसरे पॉइंट की, तीसरा पॉइंट क्या होगा देखिएगा, तीसरा पॉइंट समझिए यहां पे भाई, समान भुजा कौन कौन सी है? ए बी और ए सी। तो समान भुजाओं के द्वारा, यानी कि समान भुजाओं का जो कटान बिंदु होगा, समान भुजा ये दो है, इनका कटान बिंदु कौन सा है? ए होगा कि नहीं? प्रतिच्छेदित जो पॉइंट है वो ये है, समझ रहे बात को। तो समान भुजाओं के कटान बिंदु से, समान भुजाओं के कटान बिंदु से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, बात समझ में आई? तो लिखिएगा समान भुजाओं के कटान बिंदु दोबारा बनने वाला शीर्ष, ऐसे लिख लो, समान भुजाओं के कटान बिंदु से बनने वाला शीर्ष यानी कि वर्टेक्स, बनने वाला शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब भुजा को समद्विभाजित, क्या लिखा मैंने? समद्विभाजित यानी कि बाइसेक्ट, समद्विभाजित यानी कि बाइसेक्ट, समद्विभाजित करती है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम ए पॉइंट से सामने वाली भुजा पर कोई लंब डाल दे, है भाई, सामने वाली भुजा पर कोई लंब डाल दे इस तरीके से, और ये पॉइंट क्या है? डी है। तो मैंने कहा कि बीसी को क्या करेगी? समद्विभाजित करेगी, यानी कि बाइसेक्ट करेगी। कहने का मतलब ये हुआ कि बीडी की लंबाई वही होगी जो डीसी की लंबाई होगी। इसका मतलब जो डी पॉइंट होगा ये बीसी का मध्य बिंदु होगा, है भाई। जो डी पॉइंट होगा ये बीसी का क्या होगा? मध्य बिंदु होगा। क्लियर है मेरी बात? अगर ये मध्य बिंदु है साइड बीसी का और शीर्ष ए से मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम माध्यिका भी कहते हैं। भाई किसी भी त्रिभुज के शीर्ष को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से अगर मिलाते हैं तो जो रेखा होती है ये एडी जो रेखा होगी माध्यिका यानी कि मीडियन भी कहलाएगी। बात समझ में आई? और ये लंब भी है तो इसका मतलब ये क्या होगा? ये शीर्ष लंब भी कहलाएगा, शीर्ष से डाला गया लंब भी है। तो इसका मतलब समद्विबाहु त्रिभुज में जो समान भुजाओं के कटान बिंदु से बनने वाला शीर्ष होगा उससे जो लंब डालते हैं हम, ये शीर्ष लंब भी कहलाएगा, समझ रहे बात? ऑल्टीट्यूड भी कहलाएगा। और ये एंगल ए का कोण समद्विभाजक भी कहलाएगा, यानी कि एंगल ए और एंगल ए का कोण समद्विभाजक भी कहलाएगा। और ये माध्यिका भी कहलाएगी, और ये बीसी भुजा का लंब समद्विभाजक भी कहलाएगा। तो एडी के अनेक नाम है यहाँ पे, बात समझ में आई? एडी क्या है? शीर्ष लंब भी है, एंगल ए का कोण समद्विभाजक भी है, एडी क्या है? और माध्यिका भी है, और बीसी का लंब समद्विभाजक भी है। केवल और केवल एडी की मैं बात कर रहा, अगर मैं सी से लंब डाल दूं इसपे तो वो कुछ नहीं है, समझ रहे बात को? वो तो केवल लंब भी कहलाएगा, शीर्ष लंब भी कहलाएगा। लेकिन मैं किसकी बात कर रहा हूं? जो समान भुजाओं के कटान बिंदु से बनने वाले शीर्ष है उससे अगर डालते हैं तो। क्लियर है मेरी बात? यहां तक कोई डाउट तो नहीं? तो इतनी बात अगर समझ में आ गई तो अब मैं अगर बात करूं किसकी? क्षेत्रफल की, एरिया की। तो किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? एरिया इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। हम समद्विबाहु त्रिभुज में जब भी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो हम इसी का प्रयोग करते हैं हमेशा, 1/2 बेस इंटू हाइट। हालांकि मैं और भी अनेक फॉर्मूले बना सकता हूं क्षेत्रफल निकालने के, लेकिन जरूरत नहीं है, हमारा काम इसी से चलेगा। क्लियर होगी बात? तो तुम्हें यही फॉर्मूला याद रखना है
एरिया का 1/2 बेस इंटू हाइट। और एडी के बारे में सारी चीजें क्लियर होगी ना। एडी और क्या हो सकती है, एडी मीडियन हो सकती है, एडी एंगल ए का कोण समद्विभाजक हो सकता है, एंगल बाइसेक्टर हो सकता है, एडी जो है और क्या हो सकता है, बीसी साइड का लंब समद्विभाजक हो सकता है। बात समझ में, एडी अल्टीट्यूड शीर्ष लंब हो सकता है। तो ये सारी बातें एडी के बारे में मैंने तुम्हें बोली, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्लियर हुआ एकदम से। तो अब क्वेश्चन करते हैं फिर समद्विबाहु त्रिभुज के, ठीक है। तो क्वेश्चन में लिख रहा हूं, उसको नोट करो फटाफट। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 14 सेंटीमीटर है तथा बराबर भुजाओं में से एक भुजा तथा तीसरी भुजा का अनुपात 5:4 है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो कितने बच्चों का आंसर आया, हाथ खड़े करके बताओ क्या आया, यानी कि डी ऑप्शन √21। और किसी बच्चे का आया √21, और किसी बच्चे का आया, किसी बच्चे का नहीं आया, ठीक है, सबका गलत है जवाब। अब ध्यान दो, देखिए क्या कह रहा है सवाल में, क्या कौन सा, बी ऑप्शन। कि थोड़ा सा मतलब अजीब सा दिख रहा, तो आंसर ये होगा पाइथागोरस प्रमेय। चलो देख लो एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कितने दे रखा, 14 सेंटीमीटर। और परिमाप के बारे में मैं पहले भी तुम्हें बता चुका, परिमाप का कोई फॉर्मूला नहीं होता। परिमाप का मतलब है किसी भी एक बिंदु से चलकर घूम फिरकर उसी बिंदु पर उसी पॉइंट पर लौट आना। जितनी हम दूरी चले उसको जोड़ लो, वो परिमाप कहलाया। यानी कि आकृति चाहे कोई भी हो, यानी कि त्रिभुज हो चाहे चतुर्भुज हो, कोई भी आकृति हो, एक बिंदु से चलो घूम फिरकर वहीं पर लौट आओ, वो परिमाप कहलाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 14 सेंटीमीटर है। बराबर भुजाओं में से एक भुजा, मान के चलो ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है भाई, ये हमारा क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और इस त्रिभुज का परिमाप 14 सेंटीमीटर है। बराबर भुजाओं में से कोई एक भुजा तथा तीसरी भुजा का अनुपात 5:4 दे रखा है, ठीक है। 5:4 भाई, ये भुजा दोनों क्या है आपस में बराबर मान ली हमने। तो बराबर भुजाओं में से, ध्यान से सुनना, बराबर भुजाओं में से कोई एक भुजा तथा तीसरी भुजा, तो तीसरी भुजा कौन सी है, ये वाली। तो 5:4 यानी कि ये 5 है तो ये 4 है। अगर ये बराबर है भाई, ये भी तो 5 ही होगी, फिर ये भी तो 5 ही होगी। और हमें वैल्यू के रूप में परिमाप दे रखा है 14 सेंटीमीटर दे रखा है कि नहीं है भाई, दे रखा ना है भाई रोज। 14 सेंटीमीटर क्या दे रखा, परिमाप दे रखा। तो परिमाप का मतलब एक बिंदु से चलो घूम फिरकर वहीं पर लौटाओ। तो 5 और 5 10 और 4 14, हमारा परिमाप भी 14 यूनिट है और सवाल वाले का भी 14 सेंटीमीटर है। एक यूनिट 1 सेंटीमीटर के बराबर, तो 5 यूनिट 5 सेंटीमीटर के बराबर, 5 यूनिट 5 सेंटीमीटर के बराबर, 4 यूनिट 4 सेंटीमीटर के बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस समद्विबाहु त्रिभुज की साइड के बारे में पता चल चुका कि कितनी कितनी साइड का है त्रिभुज, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है और इसका क्षेत्रफल निकालना। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें कहा था कि समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए मैं हमेशा एक ही फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। इसके अलावा मैं किसी और फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करूंगा। हालांकि हम इसमें हीरोन्स फॉर्मूला लगाकर भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाकर भी हम दे सकते हैं। हालांकि इसमें दो भुजाएं अगर बराबर है तो फायदा उठाओ ना भाई इस बात का, तो फायदा उठाओ, 1/2 बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगेगा। तो कैसे लगेगा भाई, हमें बेस तो पता ही है ना, बेस तो हमें पता ही है, हमें क्या चाहिए, हाइट चाहिए केवल। तो हाइट चाहिए तो हमें हाइट निकाल लेनी है इसका मतलब। तो ये हाइट होगी भाई हमारी, ये क्या होगी हाइट, ये ए है, ये बी है और ये सी और ये डी है। अभी अभी समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में क्या बताया था हमने कि जो हाइट होती है वो साइड को बराबर बराबर बांट देती है। अभी तो पढ़ा ना कि समान भुजाओं के कटान बिंदु का से बनने वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब साइड को बराबर बराबर बांट देती है। तो इसका मतलब ये 4 सेंटीमीटर है पूरी, तो ये कितना होगा 2 सेंटीमीटर और इधर ये कितना होगा 2 सेंटीमीटर। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हें ट्रायंगल दिखाई दे रहा ना ABD, कैसा त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। मैं ज्योमेट्री की बात करूं या मेंसुरेशन की बात करूं, अगर किसी त्रिभुज या कोई भी आकृति हो उसके अंदर तुम्हें समकोण त्रिभुज बनता नजर आ रहा ना, तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम तो अवश्य लगनी ही लगनी है। फिर बात समझ में आई। तो यहाँ पे तुम देख पा रहे होंगे ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल बना और ये अपने आप में समकोण त्रिभुज है। तो हमें हाइट चाहिए यानी कि लंब चाहिए, लंब। तो क्या करोगे, कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटा दो। तो 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 25 में से 4 कम करोगे तो क्या बचेगा 21। लेकिन ये 21 का अंडर रूट करना पड़ेगा क्योंकि ये क्या निकलेगा, आधार का स्क्वायर निकलेगा 21। तो
आधार का स्क्वायर 21 है, तो आधार कितना आया 21 सेंटीमीटर। तो ये बताओ तुम्हें हाइट मिलेगी क्या? हाइट निकालने में किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं हुई? पाइथागोरस लगा दिया हमने, लंब चाहिए तो कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटा दो तो लंब का स्क्वायर बचेगा, और लंब का स्क्वायर अगर 21 है तो लंब क्या होगा? अंडर रूट 21 होगा। क्लियर है मेरी बात? तो अब यहाँ पे हमें एरिया का फॉर्मूला लगा देना है, एरिया इक्वल टू 1/2, बेस कितना है? पूरा 4 सेंटीमीटर। बेस कितना है भाई? 4 सेंटीमीटर, और इंटू हाइट, हाइट कितनी है? रूट 21, तो 2 दूनी 4, तो आंसर कितना आ गया? 2 रूट 21 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। तो ये सवाल का उत्तर होगा 2 रूट 21, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट जवाब होगा। ये बताओ समझ में आया कि नहीं? किसी बच्चे को कोई डाउट है भाई? क्लियर हुई बात सब कुछ? कोई दिक्कत तो नहीं सौरभ? भानु समझ में आ गया है भाई? हाइट कैसे निकाल ली भाई? सारी बात बता दी। अब भी तो हाइट पे भी चल रहा है। पाइथागोरस थ्योरम में भी तो बताई थी। देख इसमें पाइथागोरस लगा दी हमने इस वाले ट्रायंगल में। ये ट्रायंगल दिख रहा कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज क्या कहता है? समकोण त्रिभुज कहता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। क्लियर होगी बात? अब यहाँ पे देख, इधर उधर देख, ये देख क्या है? ये हाइट है, हाइट यानी कि परपेंडिकुलर है। हमें परपेंडिकुलर का स्क्वायर चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर यानी कि कर्ण के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा कि नहीं? तो हाइपोटेन्यूज का काम कौन करेगा? 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर 25, और बेस का काम कौन करेगा? 2 सेंटीमीटर, 2 का स्क्वायर 4, तो 25 माइनस 4 क्या बचा? 21 बचा, और ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर आया, तो परपेंडिकुलर क्या होगा? रूट 21 होगा। समझ रहे बात को? परपेंडिकुलर बोले तो हाइट। बात समझ में आई? कोई डाउट है किसी को? एक लास्ट क्वेश्चन और कर ले, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, ठीक है? वो लिखिए जल्दी से। नोट कर लिया तुमने भाई? सभी बच्चों ने नोट कर लिया? एक लास्ट क्वेश्चन और लिखिए। देखो क्वेश्चन नंबर 22 है, एक समद्विबाहु त्रिभुजाकार भूखंड का 125 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल मूल्य 50,000 रुपए है। यदि इसके आधार की लंबाई 40 मीटर हो तो भूखंड की बराबर भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई क्या है? 20√3, 22√3, 22√2, 20√2। कितने बच्चों का आंसर आया? 20√2। कितने बच्चों का है? 4-5। 20√3, 20√3 या 20√2? 20√2 वाले बच्चे सही है, 20√3 वाले बच्चे गलत है। अब ध्यान दो भाई, किस तरीके से करना है ध्यान दो। ये बताओ त्रिभुज कैसा है? भाई त्रिभुज कैसा है? समद्विबाहु, आइसोसेल्स। यहां लिखा हुआ है एक समद्विबाहु त्रिभुजाकार भूखंड का 125 रुपए प्रति वर्ग मीटर। देखो ये एक बहुत खास बात है। ये वर्ग मीटर का मतलब क्या होगा? वर्ग मीटर का मतलब क्या होगा? क्षेत्रफल। स्क्वायर यूनिट कोई भी हो, स्क्वायर यूनिट कोई भी हो, यूनिट में मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, वर्ग सेंटीमीटर हो, वर्ग मीटर हो, वर्ग किलोमीटर हो, है ना, वर्ग हेक्टोमीटर हो, कुछ भी हो। यानी कि अगर वर्ग लगा हुआ है तो इसका मतलब क्षेत्रफल की बात कर रहा है, इसका मतलब एरिया की बात कर रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 125 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से। इस बात का मतलब क्या हुआ कि 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का जो खर्चा है वो 125 रुपए है। समझ रहे बात को? 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का जो खर्चा है वो 125 रुपए है की दर से कुल मूल्य 50,000 रुपए है। कुल मूल्य 50,000 रुपए है। अब तुम खुद बताओ यार, 125 रुपए जो खर्चा है वो एक क्षेत्रफल का है, अर्थात 1 वर्ग मीटर का है। तो 50,000 रुपए खर्चा कितने वर्ग मीटर का होगा? तुम कहोगे सर 50,000 को ना 125 से डिवाइड कर दो, तो 125 चौका 500 होगा, तो 400। तो इसका मतलब एरिया कितना निकल गया भाई? एरिया कितना आ गया? 400 वर्ग मीटर। ये बताओ उस त्रिभुजाकार भूखंड का जो क्षेत्रफल आया वो कितना आ चुका? वो कितना आ चुका? 400 आ चुका। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? इसका एरिया 400 वर्ग मीटर है, कोई दिक्कत तो नहीं? यहां तक आगे बढ़िए। यदि इसके आधार की लंबाई 40 मीटर हो तो आधार कितना है भाई? 40 मीटर। ये आधार की लंबाई दे रखी है 40 मीटर। आधार की लंबाई 40 मीटर हो तो भूखंड की बराबर भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई क्या होगी? तो ये बराबर भुजाएं ये है, इनमें से प्रत्येक की लंबाई पूछ रहा है, यानी कि किसी एक की निकाल लो, दूसरे की तो अपना आप ही सेम हो जानी है। बात समझ में आई? तो चलिए अब मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन में हमारे पास एरिया है किसका? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, और जो चीज हमें क्वेश्चन में दे रखी हो हम फॉर्मूला भी डायरेक्ट उसी का लगाते हैं। तो क्षेत्रफल हमें पता है 400 है। तुम्हें पता है कि यहां से अगर मैं लंब डाल दूं तो ये हाइट का काम करेगी,
और ये इस बराबर भुजा बराबर बराबर में बांट देगी, 40 को बराबर बराबर कर देगी, ये 20 हो गया क्या? ये 20 हो गया क्या? तो ये भी कितना 20 सेंटीमीटर हो गया। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं? तो मुझे एक बात और बता दो, एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? तुम कहोगे सर 1/2 बेस इंटू हाइट, और बेस कितना है पूरा 40 और हाइट हमें पता नहीं, हमने h मान ली, और ये किसके बराबर है 400 के। तो ये बताओ 2 से ये कितनी बार कटेगा 20, और 20 से कितनी बार कटेगा 20, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 20। यानी कि इस त्रिभुज की जो ऊंचाई है, हाइट का जो काम कर रही है, उसकी भी लंबाई कितनी होगी 20 सेंटीमीटर होगी। मतलब बात समझ में आएगा? सॉरी मीटर में, ठीक है मीटर में है, मैं सेंटीमीटर लिख दिया, कोई बात नहीं है। तो ये 20 मीटर होगी और ये भी क्या होगी 20 मीटर होगी। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? कोई डाउट तो नहीं किसी को? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, याद हो? अभी थोड़ी देर पहले, अभी बताऊंगा तुम्हें। ये बताओ, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा क्या तुम्हें? ये वाला ट्रायंगल नजर आ रहा क्या? कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है क्या? कैसा त्रिभुज है? समकोण। ये बताओ ये 20 है क्या? इतनी, और ये भी क्या है 20 है, और 20 अरे 20 रूट दो। अभी थोड़ी देर पहले तो समझाया था, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, एक रूट दो, 2 रूट दो, 3 रूट दो, x रूट दो। अरे यार देख के ही पता चल रहा है आपको कि ये 20 मीटर है, ये भी 20 मीटर है, तो ये साइड भी इस साइड के बराबर नहीं होगी, और ये समकोण त्रिभुज भी है। तो मैं बोल रहा हूं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। अगर ये 20 है और ये 20 है, तो ये ऑटोमेटिक 20 रूट 2 नहीं हो जाएगी? तो ये 20 रूट 2, तो ये भी कितनी 20 रूट 2। तो इसका मतलब बराबर भुजा, वैसे प्रत्येक की लंबाई पूछ रहा था, डी ऑप्शन हो गया 20 रूट 2। कोई दिक्कत है क्या? अब ये बताओ सीक्वेंस कैसा है? पहले मैंने राइट एंगल ट्रायंगल ही क्यों पढ़ाया था? कारण था क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में जरूरत पड़ेगी, है ना, और भी कई जगह जरूरत पड़ेगी। मैंने रेक्टेंगल से स्टार्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि रेक्टेंगल में विकर्ण आता है, और विकर्ण आता है तो वहां पे भी समकोण त्रिभुज बनता है, तो वहां पे भी पाइथागोरन ट्रिपलेट की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए मैंने सबसे पहले ट्रायंगल की ही शुरुआत की, कि पहले ट्रायंगल की जड़ खत्म करो, उसी के बाद जो है अलग अलग चीजें पढ़ेंगे, अलग अलग टॉपिक पढ़ेंगे। तो ये बताओ आज की क्लास में जितना भी कंसेप्ट, जितने भी सवाल मैंने तुम्हें पढ़ाए, समझ में आए सबके? सभी बच्चों के समझ में आए? कोई दिक्कत तो नहीं? तो कुछ ज्यादा नया तो हमने कुछ पढ़ा नहीं इसमें, लेकिन आज हमने पढ़ा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज पढ़ लिया, साथ में समद्विबाहु त्रिभुज भी पढ़ लिया। कल की जो क्लास होगी हमारी, उसमें हम पढ़ने वाले हैं स्केलन ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज के बाद हम उसके क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद कुछ और क्वेश्चन करने के बाद फिर हम नए टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।